गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। आज हम आपको आपकी पाठ्यपुस्तक पूरक पाठ्यपुस्तक हिंदी की भारत की खोज से पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। आपके पहले चैप्टर का नाम है अहमदनगर का किला। इस पाठ में नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा के बारे में बताया गया है। इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी का कहना है कि मनुष्य के जो मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो पुरानी छापें रहती है वह अच्छी और बुरी दोनों रूप में प्रभावित करती है। अहमदनगर के किले में भी नेहरू जी को 1942 से 45 तक रखा गया था और यह पाठ उसी के बारे में है, उसी की याद के बारे में है। तो आइए देखते हैं अहमदनगर का किला। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वह मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अब देखते हैं इसका दूसरा पोर्शन में क्या बताया है कि अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यहाँ यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर इस अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो अतीत का भार में ये बताया गया कि नेहरू जी को जो था बागवानी का बहुत शौक़ था। उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया वहाँ उन्होंने अपने शौक़ को पूरा किया था। दूसरी जेलों की तरह उन्होंने अहमदनगर के किले में भी बागवानी शुरू कर दी थी। वह प्रतिदिन धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाते रहते थे। वहाँ की ज़मीन की मिट्टी काफ़ी ख़राब थी, तो वह जैसे यह मिट्टी पुराने मलबे से भरी हुई थी, इसलिए वो बहुत ख़राब थी। इस मिट्टी के अनेक युद्ध और गुप्त संध्या भी देखी हैं, इसलिए यह एक ऐतिहासिक जगह भी कहा जाता है। जब वह जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते थे तो नेहरू जी को जो सतह के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से और गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिलते रहते थे, लेकिन जेल के जो अधिकारी थे उन्होंने उन्हें सिर्फ सीमित स्थानों में आगे बढ़ने की इजाज़त दे रखी थी। उससे आगे वो उनको जाने की इजाज़त नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठाई और उन्होंने यह प्रण लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वे देश की आज़ादी के लिए लिखते रहेंगे। वे भविष्य के बारे में इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि वह कोई पैगंबर तो थे नहीं, ना उनकी भूमिका निभा सकते थे। तो जब अतीत के बारे में बचा तो उन्होंने इतिहास में विद्वानों की तरह लिखने में भी सक्षम नहीं थे। वे केवल वर्तमान के विचारों और क्रियाकलापों के संबंध में स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। अब उसका दूसरा पार्ट देखेंगे कि अतीत का दबाव। दूसरे भाग में अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हज़ारों सालों के दौरान
हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात जो हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श कर सकता हूँ। तो इसमें उन्होंने बताया है कि किस मनुष्य का जो मस्तिष्क पर सभ्यता के अतीत का दबाव चाहे जैसा भी हो, चाहे वो अच्छा होता है या बुरा होता है, दोनों तरह से अभिभूत हो रहता है। यह दबाव कभी कभी कैसा हो जाता है, दमघोटू हो जाता है। नेहरू जी बराबर ये सोचा करते थे कि आखिर इसकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं, किसके वारिस हैं। फिर स्वयं ही वे उनका मानना है कि मानवता ने जिन मूल्यों को हजारों वर्षों से प्राप्त किया है, जीत का उल्लास है या हार का दुख है या मानव के साहसिक कारनामे, उन सभी उनके साथ जुड़े हैं। वे उन्हीं की संतान हैं। नेहरू जी ने अपने विचारों में अपने घटना का भी उल्लेख किया है कि भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि आपको अपना पराया का भेद नहीं करना चाहिए, अपना पराया का भेदभाव नहीं करते। और यह विचार हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है कि यही विचार हमें एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। इन्हीं आधारों पर वर्तमान और भावी रूप बनेगा। तो आशा करते हैं कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।